Audio Jungle. Audio Jungle. सभी भाइयों को अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब भाई बेहतर होंगे, घर वापसी भी अच्छी हो और पूंछ बंद करके भी उड़े। तो ऐसे आप एक कबूतर से भी आप अपनी पूरी नस्ल खड़ी कर सकते हैं। ये इनब्रीडिंग होती है। जेनेटिक वेरिएशन कम हो जाता है, इम्यूनो सिस्टम कम हो जाता है, कार्डियोवास्कुलर डिसीज़ का खतरा बढ़ जाता है। उम्मीद करता हूँ आप सब भाई बेहतर होंगे। तो भाइयों, आज फिर हाजिर हूँ मैं आपके सामने एक बहुत अच्छी वीडियो लेकर के, और उस वीडियो का आप सब लोगों ने बहुत इंतज़ार करा है। आज की वीडियो में आपको बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा। तो सभी भाइयों से मेरी गुजारिश है, अगर वो इनब्रीडिंग से जुड़ी हुई सभी जानकारी वो जानना चाहते हैं, क्या चीज़ इनब्रीडिंग है, क्या नुकसान है, क्या फ़ायदा है, पूरी तरीके से इनब्रीडिंग की डेफिनेशन क्या है, कैसे इनब्रीडिंग होती है, ठीक है, आगे चल के क्या नुकसान हमें उठाना पड़ेगा, तो वीडियो को मेरे भाई ध्यान से देखें, ठीक है। अगर आप इनब्रीडिंग के बारे में जानना चाहते हैं, और जो भाई चैनल पर नए हैं, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, हमें सपोर्ट नहीं किया है, वो चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है भाई। देर ना करते हुए मैं अब आपको बताता हूँ इनब्रीडिंग के बारे में। सबसे पहले चीज़ होती है इनब्रीडिंग की परिभाषा, इनब्रीडिंग की डेफिनेशन, इनब्रीडिंग है क्या। तो भैया सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ इनब्रीडिंग है क्या। इनब्रीडिंग का मतलब आप सीधे शब्दों में ये समझ सकते हैं, सगे भाई बहन का आपस में जोड़ा लगाना, बाप का बेटी से जोड़ा लगाना, या माँ का बेटे से जोड़ा लगाना जो है इनब्रीडिंग कहलाता है। एक तरीके से और इसकी परिभाषा मैं आपको समझा सकता हूँ यहाँ पे। मान के चलिए ऐसे कबूतरों का जोड़ा लगाना जिनके माँ बाप एक हों, वो भी इनब्रीडिंग ही कहलाता है। इनब्रीडिंग के अंदर एक चीज़ और होती है भाइयों, इनब्रीडिंग डिप्रेशन, अंतः प्रजनन ह्रास। ये इनब्रीडिंग डिप्रेशन क्या होता है, इस चीज़ को भी मैं आपको वीडियो के लास्ट में आपको बताऊंगा। स्टेप बाय स्टेप हम आज की वीडियो को लेकर चलेंगे, और जहाँ तक हमें नॉलेज है इस वीडियो के अंदर कोई भी कन्फ्यूज़न हम आपके लिए नहीं छोड़ेंगे। इनब्रीडिंग कराने से सबसे पहले दोस्तों कबूतरों में क्या होता है, कबूतरों में जो है होमोजाइगोसिटी बढ़ जाती है। अब बात कबूतरों की है तो मैं आपको कबूतरों का नाम लेकर समझा रहा हूँ, और उसमें कोई भी जानवर हो या इंसान हो, खरगोश हो, जैसे रिसर्च होते हैं उसके मुताबिक ही मैं आपको बता रहा हूँ। और कोई अगर ये कहता है ये जानकारी गलत है, तो इसका मैं प्रूफ आपको ये दे रहा हूँ भाई। हालांकि देखो, मैं ये बताना नहीं चाहता कि मैं इतना पढ़ा हुआ हूँ, और ना अभी तक अपना कोई ऐसा मकसद रहता है कि अपने आप को बताना हम है क्या, लेकिन फिर भी मैं वीडियो के स्टार्टिंग में ही आपको बता देता हूँ भाई। मैंने MSc कर रखी है, मास्टर ऑफ साइंस है एग्रीकल्चर बॉटनी के अंदर। उसके अंदर मेरा स्पेशलाइजेशन रहा है जेनेटिक और ब्रीडिंग, ठीक है। तो इनब्रीडिंग भाई मैंने अपने जो मैंने मास्टर किया है, मैंने उसमें बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा है, और वहीं से ये जानकारी मैंने जुटाई है जो मुझे पता है, जो मैंने पढ़ी थी अपनी स्टडी के टाइम पे, वही मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। इनब्रीडिंग जब हम किसी भी जानवर में, इंसान में या कबूतरों में कराते हैं, तो होता क्या है, उनमें होमोजाइगोसिटी बढ़ जाती है। अब होमोजाइगोसिटी ऐसा शब्द आप लोग नहीं समझेंगे। इस शब्द का मतलब ये है कि सब में एक रूपता या समरूपता आ जाती है। समरूपता का मतलब ये है सब जो है वो देखने में एक जैसे लगने लगते हैं। मान लीजिए जैसे किसी के कबूतर, सारे कबूतर लाल रंग के हैं और सारे कबूतरों की सफ़ेद आँख है, तो इसको बोलते हैं होमोजाइगोसिटी। उनकी कदकाठी भी एक जैसी होती है, उनका रंग भी एक सा होता है, उनकी आँखें भी, उनके चाल चलन भी सब एक जैसे हो जाते हैं। इससे उनमें क्या बोलते हैं उसको, कि कबूतरों में होमोजाइगोसिटी बढ़ जाती है। और जब कबूतरों में होमोजाइगोसिटी बढ़ जाती है इनब्रीडिंग की वजह से, तो कुछ हानिकारक और लाभदायक एलील होते हैं। एलील जैसे हमारे DNA के अंदर जीन होते हैं। हर जीन, जो हमारे शरीर में जीन होते हैं, हर जीन की विशेषता ये होती है, मान लीजिए किसी आदमी की आँख का रंग, ये बोल देते हैं कि सफ़ेद आँख है, बिल्लोरी आँख है, किसी की आँख काली है, किसी के बाल घुंघराले हैं, किसी के बाल सीधे हैं, किसी का रंग गोरा है, किसी का रंग काला है। तो हर कैरेक्टर के लिए हमारे शरीर में एक जीन होता, वो जिम्मेदार होता। यानी कि कोई जीन ऐसा होता है जिसकी वजह से बाल लंबा है, कोई जीन ऐसा होता है जिसकी वजह से बाल घुंघराला होता। तो जीन पर ही ऐसे ऐसे छोटे छोटे एलील होते हैं, ठीक है, समझ लिया आपने। तो होमोजाइगोसिटी की वजह से क्या होता है, जो हानिकारक और लाभदायक एलील हैं उनका असर दिखने की संभावना बढ़ जाती है, यानी कि उनका जो असर है वो व्यक्त होने लगता है। उससे आगे चलकर क्या होता है, जो इनब्रीडिंग करा करके जो बच्चे पैदा हुए हैं उनमें उनकी जो फिटनेस है उसमें कमी भी हो सकती है और उसमें वृद्धि भी हो सकती है। यानी कि उनकी फिटनेस अच्छी भी होने के चांस भी हैं
और उनकी फ़िटनेस ख़राब होने के चांस भी हैं। क्योंकि जब कोई बच्चा पैदा होता है तो उसके अंदर जितना जिसके बाप का हिस्सा है इतना ही उसके माँ का हिस्सा है, बराबर हिस्सा होता है माँ बाप का जब भी कोई बच्चा पैदा होता है। और जब किसी भी जानवर में, कबूतर में जब लगातार इनब्रीडिंग होती है तो लगातार इनब्रीडिंग होने की वजह से क्या होता है, उनमें जो जेनेटिक वेरिएशन है वो कम हो जाता है। जेनेटिक वेरिएशन का मतलब ये है भाइयों को समझ में ना आए तो इसलिए दोबारा आपको हिंदी में बता रहा हूँ। अनुवांशिक विविधता, यानी कि उनमें जो अनुवांशिक विविधता है वो कम हो जाती है। और अनुवांशिक विविधता आप समझ सकते हैं, जैसे कि सब एक ही खून से बने हुए कबूतर हैं तो उनमें उसका नुकसान क्या हो सकता है आगे चल के। मान लीजिए जैसे कबूतरों में बीमारी आ गई तो भाई सारे कबूतर मर जाएंगे, खुड्डे के खुड्डे खाली हो जाते हैं एकदम। और जहाँ पे तरह तरह के क्रॉस वाले कबूतर रहते हैं, कई कई नस्ल हैं अलग अलग, उन्होंने इनब्रीडिंग नहीं करा रखी है तो बीमारी आती है, कुछ कबूतर मरते हैं, रुक जाते हैं। इनब्रीडिंग वाले कबूतरों में जहाँ कम आबादी है उनमें बहुत दिक्कत रहती है, जेनेटिक वेरिएशन। उनमें अगर कोई भी छोटी सी बीमारी आ गई तो सारे कबूतरों में फैलने का खतरा एकदम बहुत ज़्यादा रहता है, क्योंकि उन सब में सेम जीन हो जाता है, सेम खून हो जाता है, कोई उनमें डिफरेंट नहीं रहता उनके अंदर, समझ रहे हो आप। और जब उनमें जेनेटिक वेरिएशन कम हो जाता है ना भाइयों, तो फिर क्या होता है उनमें होमोजाइगोसिटी जो होती है, जिसे मैं आपको अभी बता रहा था, वो पूरी तरीके से दिखने लगती है। आप किसी आदमी की छत पे जाएंगे, आपको सारे कबूतर रंग रूप में भी एक जैसे मिलेंगे, उनके बदन भी, कदकाठी भी, आँखें भी, वो इनब्रीडिंग ही होती है। और जब होमोजाइगोसिटी ज़्यादा बढ़ जाती है ना, फिर पता क्या होता है, जो हानिकारक एलील होते हैं, एलील मत समझो आप, जीन समझ लो, जो हमारी बॉडी में हानिकारक जीन होते हैं, फिर वो अपना असर दिखाते हैं। और जब वो अपना असर दिखाते हैं तो भाई तरह तरह की जो दिक्कतें हैं कबूतरों में, तमाम क्या क्या दिक्कतें आती हैं वो आगे जाके बताऊंगा। आपकी वीडियो बहुत अच्छी नॉलेजफुल है, ध्यान से देखें, वो दिक्कत आती है। फिर क्या होता है, कबूतरों में जो है ऑटोसोमल रिसेसिव बच्चे पैदा होते हैं। अब कुछ शब्द ऐसे हैं दोस्तों जिन्हें मैं हिंदी में नहीं बता सकता क्योंकि ये इंग्लिश के ही शब्द हैं। ऑटोसोमल रिसेसिव बच्चे भी होते हैं। एक छोटी सी मिसाल दूंगा आपको, मान के चलिए जैसे कोई इंसान है, उसको दिल की बीमारी है या उसको शुगर की बीमारी है, तो भाई वो बीमारी जो है उसके बच्चों में आएगी। उसके जो बच्चे आगे चलकर वो बड़े होंगे फिर उन्हें भी डायबिटीज़ मतलब शुगर हो सकती है, उन्हें भी दिल की बीमारी हो सकती है। मान के चलिए किसी के बाप हैं जो उनके बाल घुंघराले हैं तो उनके बच्चों के बाल भी घुंघराले ही होंगे, ज़्यादातर चांस ये है। तो ऑटोसोमल जो रिसेसिव होती है संतानें वो ऐसी होती हैं, यानी कि माँ बाप की जो बीमारी है वो बच्चों में आगे ट्रांसफ़र हो जाती है। कबूतरों में किस तरह की बीमारी हो सकती है, जैसे मान लो कबूतरों में पीछे किसी में बांझपन की दिक्कत रही हो, कबूतर के अंदर घर वापसी अच्छी ना हो, उड़ान कम हो, कबूतर उड़ के घर से भाग जाता हो, कबूतर के पैर छोटे हों, कबूतर के पर छोटे हों, जब उनका हम आपस में जोड़ा लगाते रहेंगे ना एक ही खून का, तो वो दिक्कत उनके आगे चल के उनके बच्चों में भी आती रहेगी। ये होती है ऑटोसोमल रिसेसिव बच्चे पैदा होना। और ये जो दिक्कत है ऑटोसोमल रिसेसिव बच्चों की, ये दिक्कत जो है भाई, जैसे हम सगे भाई बहन का आपस में जोड़ा लगा रहे हैं या माँ का बेटे से जोड़ा लगा रहे हैं, तो इनमें ये ज़्यादा आएगी। इसकी बजाय अगर हम इस जोड़े को चचेरे भाई बहन हैं, सौतेले चचेरे भाई बहन हैं, अगर उसमें तीसरा ब्लड टच हो गया, दूर की इनब्रीडिंग है, तो उसके अंदर क्या है, ये दिक्कत नहीं आएगी, ऑटोसोमल रिसेसिव वाली दिक्कत नहीं आएगी। उन बच्चों की जो फिटनेस है और जो सगे भाई बहन के बच्चों की फिटनेस है उनसे अच्छी होगी। चचेरे भाई बहनों की या सौतेले भाई बहन का आपस में जोड़ा लगाते हैं तो उनकी फिटनेस अच्छी होगी, उनका रिजल्ट ज़्यादा अच्छा होने के चांस ज़्यादा हैं। क्योंकि जब उनका हम दूर के रिश्ते से जो क्रॉस कराते हैं उनमें जो जेनेटिक वेरिएशन है, यानी कि जो अनुवांशिक विविधता है, वो जो है बढ़ जाती है, जिससे उनमें बीमारी आने का चांस कम होता है। और इंसान या कबूतर जो है आपस में जब इनब्रीडिंग कराते हैं उससे देखो जेनेटिक वेरिएशन सबसे मेन चीज़ है, उनके अंदर का जो अंतर है नस्ल का वो सब ख़त्म हो जाता है और वो कबूतर सब एक रंग के ही बना लेते हैं लोग, जिससे आगे चलकर उनमें बीमारी, उड़ान कम हो जाना, बहुत सारे रिजल्ट उसके अंदर आते हैं। और इसमें एक चीज़ सबसे मेन है, देखो जब जेनेटिक वेरिएशन कम होता है तो जीनोम जो पूल होते हैं ना वो सारे कबूतरों में ही सेम हो जाते हैं, जो अच्छा नहीं रहता है, ऐसा कराना सही नहीं है बिल्कुल। इन ब्रीडिंग की वजह से क्या होता है, जो पहली पीढ़ी की संतान होती है, मतलब जो पहला जोड़ा लगाया और उसके जो बच्चे होते हैं, उन बच्चों में बीमारी का चांस बहुत ज़्यादा रहता है। अगर आगे आपने इन ब्रीडिंग करा ली है और उसमें आगे आप कोई नया बिलट लगाएंगे वो कामयाब है तो उसमें आपको रिजल्ट आ जाएगा। लेकिन आप अगर उसी पीढ़ी का आगे जोड़ा लगाओगे तो फिर उसमें बहुत ज़्यादा अच्छे परिणाम या अच्छे रिजल्ट आप लोगों को नहीं मिलेंगे। और इन ब्रीडिंग के कुछ नुकसान है मोटे मोटे,
क्योंकि वीडियो बहुत यूज़फुल है दोस्तों। तो जल्दी जल्दी मैं आपको यहाँ पे गिना देता हूँ छोटे छोटे जो नुकसान है इन ब्रीडिंग के और जो मेन टॉपिक है। जो बच्चे इन ब्रीडिंग से पैदा होते हैं सबसे पहला नुकसान तो उनमें ये रिड्यूस फर्टिलिटी, यानी कि जो उनकी जो प्रजनन क्षमता है, जो बच्चे पैदा करने की ताकत है, वो उनकी कम हो जाती है। या तो उनसे पैदा हुए बच्चे कमज़ोर होते हैं, अंडों में बच्चे नहीं बनते हैं, या बच्चे पैदा होकर मर जाते हैं। ठीक है। और दूसरी चीज़ है रिड्यूस बर्थ रेट, इन बच्चों की जो जन्म दर है वो भी कम हो जाती है। अगर मान लो प्रजनन क्षमता भी ठीक है तो उसके बाद जो बच्चे पैदा होते हैं वो भी कम परसेंटेज उसका रहता है। और एक नुकसान और आप यहाँ पे मान के चल सकते हैं, यानी कि जो बच्चे पैदा तो हो जाते हैं लेकिन मोर्टेलिटी परसेंटेज, बच्चे पैदा होने के बाद में मर जाते हैं। बच्चे निकल तो हैं लेकिन निकलने के बाद में क्या होता है, उनमें किसी भी तरह की आँख की बीमारी या सूखे की बीमारी, वो बच्चे बचते बहुत कम हैं। मान लीजिए अगर निकल भी गए तो भाई निकलने के बाद मर जाते हैं। और चौथी चीज़ यहाँ पे आती है स्मॉल एडल्ट साइज़, यानी कि जो वेस्ट कबूतर हैं, जैसे जैसे आप इनब्रीडिंग कराते रहेंगे कबूतरों का जो शरीर का जो बॉडी का आकार है वो ख़राब होता चला जाएगा उनका साइज़, यानी कि उनका शरीर ख़राब हो जाता है इनब्रीडिंग कराने से। छोटे साइज़ के कबूतर होते चले जाते हैं रेगुलर से। इसके बाद में पांचवी चीज़ जो है नुकसानदायक, वो है इनका जो इम्यून फंक्शन है, इम्यूनिटी। जब से कोरोना आया सब लोगों ने सुना है, जो इम्यून फंक्शन है वो कम हो जाता है, यानी कि बीमारी को रोकने की ताकत शरीर से उनकी कम हो जाती है। बीमारी आने के चांस बहुत ज़्यादा रहते हैं उनमें जो इनब्रीडिंग से बच्चे पैदा होते हैं। और जो छठी चीज़ है यहाँ पे आप समझ सकते हैं जो कार्डियोवास्कुलर डिसीज़ है, यानी कि हार्ट अटैक। सबसे ज़्यादा इनब्रीडिंग वाले बच्चों में, जो इनब्रीडिंग से पैदा हो रहे हैं, उनमें हार्ट अटैक की संभावना बढ़ जाती है। और लास्ट और पांचवी चीज़ मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगा, चीज़ें तो और भी हैं, वही जेनेटिक वेरिएशन, आनुवांशिक विविधता। जब इनब्रीडिंग कराते हैं तो उनके अंदर सेम खून चलने लगता है, वो कम हो जाता है। और साथ ही अब मैं आपको यहाँ पे बताऊँगा इनब्रीडिंग के फ़ायदे क्या हैं। ये तो सुन लिया आप लोगों ने नुकसान जिनसे हमें बचना चाहिए, लेकिन इसमें हम अपना दिमाग लगाकर अगर हमें जानकारी है, अगर हम अच्छे ब्रीडर हैं, ब्रीडर का मतलब होता है प्रजनक, ब्रीडिंग कराने वाला, ना कि बच्चे पैदा करने वाला, ब्रीडिंग कराने वाला। जैसे हम अपने कबूतरों से ब्रीडिंग करा रहे हैं, इन ब्रीडिंग के बिना एक अच्छी नस्ल बनाना संभव नहीं है। मान के चलिए जैसे अपने पास अपने कुछ कबूतर हैं और इनकी खासियत है, इनकी खासियत को हमें आगे लेके चलना है और हमें ये नस्ल चलानी है, तो इन ब्रीडिंग में ये काम आता है। इन ब्रीडिंग के बिना आप अच्छी नस्ल नहीं बना सकते हैं। और किसी भी खास करैक्टर को अगर आपको किसी कबूतर के अंदर से निकालना है तो वो इनब्रीडिंग ऐसी चीज़ है, आप उसे निकाल सकते हैं। करैक्टर मतलब कबूतर शाम तक उड़ता है, कबूतर शाम तक उड़ के घर वापसी आता है, कबूतर इधर उधर छत पे नहीं बैठता है, कबूतर का चाल चलन अच्छा है, बढ़िया पोजीशन है, अच्छे पर हैं, ये उसके करैक्टर होते हैं। आप इनब्रीडिंग के ज़रिए उसकी उस खासियत को आगे ले जा सकते हैं, क्योंकि उसका जो जेनेटिक मटेरियल है वो क्रॉस कराने से आगे ट्रांसफ़र हो जाता है। और इनब्रीडिंग ही ऐसी चीज़ है जिसके माध्यम से, मान लीजिए हमारा कोई कबूतर है, ये है तो बहुत अच्छा, उड़ता भी बहुत अच्छा है, आंखें भी अच्छी हैं, रंग रूप भी अच्छा है, लेकिन घर वापसी नहीं आता है, समझना। तो ये इसके अंदर ख़राब करैक्टर है। इस करैक्टर को हम इन ब्रीडिंग के ज़रिए से ही हटा सकते हैं, यानी कि इसमें हम ऐसे कबूतर का जोड़ा लगाएंगे जिसमें उड़ान भी अच्छी हो और घर वापसी उससे ज़्यादा अच्छी हो। तो क्या होगा, हमारे कबूतर जो हमारे पास पहले से कबूतर है उसके अंदर उड़ान तो अच्छी है लेकिन उसकी घर वापसी अच्छी नहीं है, तो हम उसमें इन ब्रीडिंग करा करके उसका जो ये करैक्टर है उस करैक्टर को हम हटा सकते हैं, घर वापसी वाला। हम इस तरीके से उसमें ब्रीडिंग कराएंगे, अगर हमें नॉलेज है तो वो कबूतर हमारा घर वापसी भी अच्छी करने लगे। और एक चीज़ और मैं आपको बताता हूँ, इन ब्रीडिंग एक ऐसी टेक्निक है जिसमें जो है सिलेक्शन ब्रीडिंग का इस्तेमाल किया जाता है। सिलेक्शन ब्रीडिंग मतलब चयनात्मक प्रजनन, यानी कि अगर हम ब्रीडिंग करा रहे हैं और हमें सही नॉलेज नहीं है और हम इन ब्रीडिंग करा रहे हैं तो बेशक ही 100% ये बात मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, हम अपने कबूतरों को बिगाड़ लेंगे इन ब्रीडिंग से। अगर हमें जानकारी है, बहुत ही ज़्यादा नॉलेज की ज़रूरत होती है इन ब्रीडिंग वाले कबूतरों को सुधारना। ये सिलेक्शन ब्रीडिंग होती है। सिलेक्शन ब्रीडिंग ऐसे होती है, मान लीजिए हमने इन ब्रीडिंग में जोड़ा लगा दिया और हमें कबूतर का कोई ख़राब करैक्टर निकालना है या अच्छे करैक्टर वाले कबूतर अलग करने हैं, तो फिर उस जोड़े से जो बच्चे पैदा होते हैं, करैक्टर आप समझ गए, अच्छे करैक्टर कबूतर के क्या होते हैं, ज़्यादा उड़ान है, घर वापसी है, घर का पक्कापन है, अच्छे तरीके से उड़ना, घर वापसी करना, यही अच्छे कबूतर की पहचान होती है। और मेन करैक्टर कबूतर के यही होते हैं।
तो सिलेक्शन ब्रीडिंग ऐसे होती है, मान लीजिए हमने बच्चे निकलवाए 2 और 2 बच्चे उड़ा दिए हमने, हो सकता है पहली बार में दोनों बच्चे आपके फेल हो जाएं, या ऐसा भी हो सकता है कि एक बच्चा आपका अच्छा उड़े, घर वापसी करे, एक बच्चा उड़ेगा लेकिन घर वापसी नहीं करेगा। तो कह रहा हूँ ना, अच्छे प्रजनक की ज़रूरत है, यानी कि अच्छे आदमी की ज़रूरत है उनकी देख रेख करने के लिए। तो उसको इस बात का ध्यान रख रहा है कि किस बच्चे के अंदर वो खासियत है जो हम चाह रहे हैं और किस बच्चे के अंदर वो खासियत नहीं है जिसे हम नहीं चाहते हैं। तो जो बच्चा हमारे मुताबिक सही नहीं है तो हम उस बच्चे को हटा देंगे अपनी छत से। हम केवल उस बच्चे को अपनी छत पर रखेंगे जो इनब्रीडिंग से पैदा हुआ है, जो हम कराना चाह रहे हैं, जिसकी हमें ज़रूरत है। जिसकी हमें ज़रूरत नहीं है उसको हम हटा देंगे, जिसकी हमें ज़रूरत है उसे हम संभाल के रखेंगे। ये सिलेक्शन ब्रीडिंग होती है। तो इन ब्रीडिंग का दोस्तों मेन फ़ायदा यही है, अगर किसी भी करैक्टर के लिए हम ब्रीडिंग करा रहे हैं तो उस करैक्टर का हम पता लगा सकते हैं किस जीन की वजह से ये कबूतर के अंदर या जानवर के अंदर या इंसान के अंदर ये खासियत है और कौन से वाले जीन की वजह से उसके अंदर ये खराबी है। हालांकि हमारे पास कोई लैब नहीं है, हम यहाँ ख़राब जीन का पता नहीं लगा रहे हैं, लेकिन मैं आपको सही चीज़ बता रहा हूँ, क्योंकि कबूतर के जो लक्षण हैं वो हमें अपनी छत पे पता चल जाते हैं या आसमान में उड़ा के हमें पता चल जाते हैं। उसी से हम आइडिया लगा लेते हैं कि हमारा काम पूरा हुआ है या नहीं हुआ है। एक एग्जांपल और बताता हूँ मैं आपको लिए। मान लीजिए एक कबूतर हमारे पास बहुत अच्छा है, ठीक है, हमने इनब्रीडिंग करा रखी है। उसमें होता क्या है, वो कबूतर उड़ता भी ठीक है, अच्छा उड़ता है, घर वापसी भी बढ़िया आता है, ऊंचा भी उड़ता है, लेकिन लास्ट में क्या होता है, वो कबूतर अच्छा नहीं उड़ता, बस पूँछ खोल के उड़ता है। और इनब्रीडिंग वाला ही दूसरा बच्चा हमारे पास में है उसी नस्ल का, वो बहुत बढ़िया उड़ रहा है, अच्छा भी उड़ रहा है, लेकिन वो पूँछ खोल के नहीं उड़ रहा, पूँछ बंद करके उड़ रहा है। तो हम उसका जोड़ा लगा देंगे। है तो वो इनब्रीडिंग, लेकिन उसमें क्या करेंगे, जब उन दोनों से बच्चे पैदा होंगे तो हमें केवल ऐसे ही बच्चों का सिलेक्शन करना है जो उड़े भी अच्छे, घर वापसी भी अच्छी हो और पूँछ बंद करके भी उड़े। तो जो वो बच्चे निकलेंगे उन बच्चों को हम अपने पास अलग कर लेंगे, जो पूँछ बंद करके उड़ रहे हैं, अच्छे उड़ रहे हैं, घर वापसी आ रहे हैं। जो पूँछ खोल के उड़ रहे हैं उनको हम हटा देंगे, क्योंकि इसलिए हमने इनब्रीडिंग कराई थी कि हमें पूँछ बंद करने वाले बच्चे चाहिए, ना कि पूँछ खोल के उड़ने वाले। तो आगे चल के मान लीजिए उसमें इनब्रीडिंग तो हुई, हमने बनाया, लेकिन उसके अंदर जो खासियत हम चाहते हैं वो खासियत उसके अंदर पूरी है और उसको हम रख लेंगे। जब वो बड़ा हो जाएगा उसके अंदर हम आगे चल के कोई अच्छे नए कबूतर का क्रॉस लगाएंगे तो इंशाल्लाह 99% उसका बच्चा फेल नहीं हो सकता। ऐसे प्योर नस्ल बनाई जाती है इनब्रीडिंग से, जो आज तक किसी उस्ताद ने, किसी खिलाड़ी ने आपको नहीं बताई होगी। प्योर नस्ल ऐसे बनाई जाती है। अब मान लीजिए मेरे साथ हादसा हुआ, आप सब लोगों को पता है, वो टॉपिक नहीं छोड़ूंगा। मेरे पास हर कबूतर के बच्चे हैं, पट्ठे हैं, कुछ मेरे दूसरे घर थे वो बच गए, कुछ कबूतर ऐसे भी हैं जो नहीं है, जिनके माँ बाप चले गए। मुझे वो प्योर बनाने हैं भाई, 6 महीने में प्योर बना लूँगा मैं, इतना भरोसा मुझे अल्लाह ताला पे, 6 महीने में प्योर बना लूँगा मैं। तो ऐसे आप एक कबूतर से भी आप अपनी पूरी नस्ल खड़ी कर सकते हैं। ये इनब्रीडिंग होती है। और इनब्रीडिंग के मैंने आपको नुकसान बताए भाई, नुकसान भी बहुत है। अगर आपके पास नॉलेज है तो आप इनब्रीडिंग करा सकते हैं और अच्छे रिजल्ट आप पा सकते हैं, लेकिन इनब्रीडिंग से जितना हो सकता है ज़रूरत पड़ने पर आपको इनब्रीडिंग करानी चाहिए। वरना इनब्रीडिंग से, अगर आपके पास अच्छे कबूतर है, अच्छा खेल बना हुआ है, तो आपको इनब्रीडिंग कराने की कोई ज़रूरत नहीं है, उससे आपको बचना चाहिए। अब इनब्रीडिंग की एक सबसे मेन चीज़ होती है जो आज तक लोगों को पता नहीं है, लोग बताते नहीं है, ठीक है। इनब्रीडिंग में क्या होता है, जब सेम ब्लड के कबूतर होते हैं उनमें जब हम जोड़ा लगाते हैं तो हमको ये नहीं पता होता रिलेशन परसेंटेज, रिश्तेदारों के बीच सह संबंध, रिलेशन परसेंटेज कौन से रिश्ते में कितना आता है और कौन से रिश्ते के कबूतर में कितनी समानता उसमें है परसेंटेज की, वो समानता मैं आपको यहाँ पे बताऊँगा, ठीक है। और मैं आपको लिखा हुआ दिखाऊँगा जिससे आपको कोई कन्फ्यूज़न ना हो, और उंगली से बताऊँगा। बताने को तो मैं ज़ुबान से भी आपको बता सकता हूँ, ठीक है। देखो भाई, ये मैं आपको बताता हूँ, बाप बेटी और माँ बेटे में जो है 25% की समानता होती है, यानी कि 25% ब्लड इनमें माँ का होता है, माँ बेटे का जोड़ा लगाएंगे 25% इसमें बाप का होता है। भाई बहन का आप जोड़ा लगाएंगे तो भी 25% की समानता आती है। आप अगर दादा का पोती से जोड़ा लगाएंगे, मतलब दादा है और उसकी जो बच्चे की बच्ची है उससे आप जोड़ा लगाते हैं तो उसके अंदर भाई 12.5% की समानता होती है। जो सौतेले भाई बहन होते हैं उनमें भी 12.5% की समानता होती है। जो अगर चाचा भतीजी हैं, सगे चाचा भतीजी, तो उनमें भी 12.5% की समानता होती है ब्लड के अंदर।
यानी लीजिए अगर आप चाचा भतीजे का जोड़ा लगा रहे हैं सगे, तो उसमें भी भाई 12.5% मान लीजिए सेम ब्लड है। अगर आप परदादा का पोती से लगाते हो, समझ रहे हैं ना, परदादा का पोती से जोड़ा लगाते हो, तो उसमें भाई ये 6.5% की समानता उनमें मिलेगी, उनमें इनब्रीडिंग होगी, यानी कि 6.5% इनब्रीडिंग उनके अंदर हो जाएगी। अगर सौतेला चाचा है, सौतेला मामा है, ठीक है, या सौतेली भांजी है, आप उसका भी जोड़ा लगाते हो आपस में, तो भी भाई ये 6.5% की समानता उनके अंदर आ जाएगी। ठीक है, ये जो रिलेशन परसेंटेज है ये आप ध्यान से देखें, ये बहुत ज़रूरी है। कभी भी जोड़ा लगाएं तो इस रिलेशन परसेंटेज को आप याद रखें। अब भाइयों जो देखो इनका रिलेशन परसेंटेज था वो मैंने आपको बताया। कभी भी जोड़ा लगाते समय इस बात का ज़रूर ध्यान रखें, हम कौन से रिश्ते का जोड़ा लगा रहे हैं, किस रिश्ते से हम इनब्रीडिंग करा रहे हैं। हो सकता है कुछ लोगों को बात ही अटपटी लगे, रिश्ते वाली बताइए, लेकिन भाई ये इनब्रीडिंग की पूरी नॉलेज है, उसे हम ध्यान रखना चाहिए कि कितने % हमने प्योर बना दिया है और कितने % ये हमारा प्योर नहीं है। ये इनब्रीडिंग में चीज़ें काम आती हैं। और शुरू में एक चीज़ मैंने आपको बताई थी, इनब्रीडिंग डिप्रेशन। अब मैं आपको बताता हूँ इनब्रीडिंग डिप्रेशन क्या होता है। इनब्रीडिंग डिप्रेशन उस चीज़ को कहते हैं जब हमने आपस में जोड़ा लगाया सगे भाई बहन का या बाप बेटी का, और उससे जो पैदा हुआ और उस बच्चे में जो कमी आई, यानी कि इनब्रीडिंग से पैदा होने वाले बच्चों में जो कमी आती है उस कमी को कहते हैं इनब्रीडिंग डिप्रेशन। जैसे मैंने आपको बताया था, रिड्यूस बर्थ रेट, रिड्यूस फर्टिलिटी, यानी कि उनमें जो है प्रजनन क्षमता कम हो जाती है या बच्चे पैदा होने की परसेंटेज कम हो जाती है, ठीक है, उनके साइज छोटे हो जाते हैं, जेनेटिक वेरिएशन कम हो जाता है, इम्यूनो सिस्टम कम हो जाता है, कार्डियोवास्कुलर डिसीज़ का खतरा बढ़ जाता है। तो ये सब चीज़ें जो है ये इनब्रीडिंग डिप्रेशन के ही अंदर ही आती है। तो दोस्तों मैंने जितना हो सकता था आपको अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश करी है। मैं उम्मीद करता हूँ मेरे द्वारा बताई गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, आप कुछ सीख पाते हैं। तो उम्मीद करें, तो कोशिश करें दूसरे भी आपसे कुछ सीख पाएँ। हमेशा मेरे भाइयों आने वाले को, अपने पास आने वाले को कुछ ना कुछ सिखाने की कोशिश करना चाहिए जिससे वो आपको याद रख सके। ठीक है, तो इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। मुलाकात होगी इंशाल्लाह अगली वीडियो में। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल।